हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर पहले उन्हें ज़रूर चेक कर लेना बिकॉज ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस का लास्ट पार्ट है। इसमें आज आप पढ़ने वाले हैं मूविंग एवरेज एनालिसिस क्या होती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जनरली क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कई बार, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के भी एडिशनल में दे देते हैं। सो आज ही हम इसमें पढ़ेंगे, शॉर्ट टॉपिक है। एंड इसके अलावा एडवांटेज है टेक्निकल एनालिसिस की एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स इन और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। ऑलराइट, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के इस लास्ट पार्ट को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इसके अंदर मूविंग एवरेज एनालिसिस को। ओके, सो मूविंग एवरेज एनालिसिस, देखो नाम से थोड़ा आपको पता चल रहा होगा कि इसमें किसी ना किसी तरीके की हम एवरेज ले रहे हैं और जो कि थोड़ी चेंज हो रही है थोड़े थोड़े टाइम बाद, तभी तो उसे कहा गया है मूविंग एवरेज। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग से आपको क्लियर हो जाएगा। सो देखिए, मूविंग एवरेज इज सिंपली द रोलिंग एवरेज ऑफ पास्ट प्राइजेस। हेयर AV डॉट स्टैंड्स फॉर एवरेज। मूविंग एवरेज का क्या मतलब है कि आप पास्ट प्राइजेस को रोलिंग आउट कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, एग्जांपल से आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो क्या किया जाता है, दो टाइप्स की आप निकाल सकते हैं, यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए निकाल रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए मूविंग एवरेज को निकाल रहे हैं तो ये आपका यूज़फुल होता है प्रिडिक्ट करने में नियर फ्यूचर मूवमेंट को। जबकि अगर आप लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का किस लिए यूज़फुल होगा आपको, यूज़ टू टेक द डिसीजन अबाउट लॉन्गर टाइम पीरियड, कि जो लॉन्गर टाइम पीरियड है उसमें डिसीजन लेने के लिए आपका हेल्पफुल रहेगा। सो इससे दो सिग्नल जनरेट होते हैं मूविंग एवरेज से, एक बाइंग सिग्नल्स एंड एक सेलिंग सिग्नल। वेट एग्जाम्पल देंगे, अच्छे से समझ जाओगे। सिंपल सा मीनिंग सिर्फ इतना अभी ये समझ लो कि इसमें हम क्या करते हैं, पास्ट के प्राइजेस को लेते हैं एंड पास्ट के प्राइजेस से कुछ हम एक एवरेज निकालते हैं, उनको लेकर आपने एवरेज निकाली, देन आप इसे शॉर्टर टाइम के लिए भी कर सकते हैं, लॉन्गर टाइम के लिए भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा शॉर्टर टाइम को अगर आप यूज़ कर रहे हैं शॉर्ट टाइम के प्राइजेस लेके, तो आप नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है प्राइजेस उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग डाटा ले रहे हैं तो आप इसे फ्यूचर की जो लंबे समय तक के प्राइजेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड इससे टू टाइप के सिग्नल जनरेट होते हैं। कौन से, वन इज़ या तो आप बाई करेंगे या फिर आपके सेलिंग सिग्नल जनरेट होंगे। ऑल राइट, तो अब बात करते हैं कि ये होंगे कैसे। सो बेसिकली इसके बारे में देखिए, ये जो है आपका बाइंग सिग्नल्स है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाइंग सिग्नल इस टाइप से जनरेट होंगे। ये आपके सेलिंग सिग्नल्स हैं। आप कहेंगे ये है क्या, तो चलिए मैं आपको ये रिटर्न वर्क में मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, सो देखिए, मूविंग एवरेज मैंने आपको पहले कहा है कि इसके बारे में कुछ बातें, कि इसके अंदर हम एक एवरेज को लेंगे। ओके, एवरेज ली जाती है, इसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की ली जाती है, एवरेज निकाल रहे हैं। अब हम ये 10 दिनों की भी निकाल सकते हैं, ऑलराइट, हम ये 20 मिनट की भी निकाल सकते हैं। 20 मिनट में भी तो प्राइस चेंज होती है ना, जितना भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं उनको ऐड कर लो, जितना भी उनके प्राइजेस हैं, और उसके बाद आप उसके एवरेज निकाल दो। ये आप 30 वीक तक का भी बना सकते हैं, राइट, 1 मंथ का भी बना सकते हैं। सो इस तरीके से आप एवरेज किसी भी थिंग की ले सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं कि एक जो ये मूविंग एवरेज हम बात कर रहे हैं, मूविंग एवरेज आपका हेल्पफुल करता है। ये एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो पर्सन्स भी ट्रेडिंग करते हैं वो इस इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। ये एक टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर है, मैंने आपको पहले भी बताया था। सो ये जो है, अब आप कहोगे कि एवरेज ठीक है, हम प्राइस को एक प्राइस ले रहे हैं इसके अंदर, बट अब वही क्वेश्चन जनरेट होता है कि कौन सा, ओपनिंग प्राइस या फिर क्लोजिंग प्राइस। तो देखो, मूविंग एवरेज किसी पर प्राइस पर भी निकाल सकते हैं, ऑलराइट, किसी पर भी, बट जनरली मोस्टली क्या होता है कि क्लोजिंग प्राइस को लिया जाता है। यानी कि 10 डेज़ का आपने क्लोजिंग प्राइस लिया, या फिर आपके जो भी आप 30 वीक्स का ले रहे हैं, 20 वीक्स का ले रहे हैं, उन सब का आपने क्लोजिंग प्राइस लिया एंड आपने उसकी मूविंग एवरेज निकाली। बट अब ये मूविंग क्यों है, एवरेज तो नॉर्मल ही होती है। सो अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्टलाइज होता है कि क्या है आपका, देखिए एग्जाम्पल, इसमें आप सपोज़ आप एग्जांपल लेके चलते हैं हम, कि हम 10 डेज़ की आपकी मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मूविंग एवरेज जो होती है ये आपकी 2 टाइप की होती है। कौन सी, एक होती है आपकी सिंपल एंड दूसरी होती है आपकी एक्सपोनेंशियल। ओके, तो अभी मैं पहले जो बात करने वाली हूँ वो सिंपल की बात करने वाली हूँ। तो सिंपल में आप क्या करेंगे, आप 10 डेज़ की
मूविंग एवरेज को निकाल रही हैं। सो इसके अंदर आप क्या करेंगे, सपोज़ ये मंथ है नवंबर, सो नवंबर से आप स्टार्ट कर रहे हैं 1 नवंबर से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके 10 डेज़ हैं। इसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट 10 डेज़ की आपने मूविंग एवरेज निकाली है ना, इन सबको ऐड करते गए 1 + 2 + चलिए 5 डेज़ के लिए लेते हैं, इट वुड बी ईजी। 5 डे की आप मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड डिवाइडेड बाय 5। सो ये आपका यहाँ पे एक नंबर कुछ निकल के आ जाएगा, उसे कहेंगे हम 5 डे की मूविंग एवरेज। वो एक अब नंबर आपके पास आ गया। अब फिर क्या करेंगे आप, नेक्स्ट डे जो है ना, ये 1 को आप हटा देंगे, जो नेक्स्ट 5 डेज है ना अब उनकी लेंगे, यहाँ पे 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ले लेंगे। ठीक है, इस दिन की ले लेंगे, यानी कि 6 नवंबर तक की ले लेंगे। फिर आपके पास एक नंबर आ जाएगा। फिर क्या होगा, आप नेक्स्ट लेंगे। अब आपने अगले दिन क्या किया, 2 को हटा दिया, फिर आप मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं तो आप क्या लेंगे, 3 + 4 + 5 + 6 + अप टू 7 तक लेंगे। कि 3 तारीख को क्लोजिंग प्राइस क्या था, जिस सिक्योरिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं, 4 को क्या था, 5 को क्या था, 6 को क्या था, और अब 7 को क्या प्राइस है, उन सब के क्लोजिंग प्राइस को आप ऐड करेंगे, देन डिवाइडेड करेंगे 5 से, फिर एक नंबर आ जाएगा। फिर इस तरीके से आप नेक्स्ट निकालेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आप 5 डेज़ की मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं। अब देखिए ये एवरेज जो है जनरल एवरेज नहीं है, ये बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले कोई और नंबर आया, फिर कोई और नंबर आया होगा, और फिर कोई और नंबर आया होगा। सो ये जो एवरेज है ये चेंज हो रही है। सो इसलिए इसे कहा गया है मूविंग एवरेज। आई होप अब आपको एक कॉन्सेप्ट जो है इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ गया होगा। तो इसी के अंदर हम ऐसे करते हैं। ठीक है, बट अब बात आती है, ये तो थी आपकी सिंपल। अब आप कहेंगे कि एक्सपोनेंशियल में क्या होता है ना, नहीं भी कहेंगे तो चलो मैं बता देती हूँ। एक्सपोनेंशियल एवरेज जो होती है, पहले मैं आपको बता दूँ, मोर रिलायबल होती है। ठीक है, इट इज़ मोर रिलायबल। अब ये क्यों होती है, बिकॉज देखो अब हमने सिंपल वाली के बारे में पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसमें जो डेज थे वो तो सारे एक जैसे हो गए, एक ही एवरेज निकल गई उनकी, तो यानी कि हमने सारे डेज को एक ही जैसा कर दिया। पहले 5 ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट 5, द नेक्स्ट 5, द नेक्स्ट 5। इसमें जो नंबर 1 है ये 5 से डिफरेंट ही नहीं हुआ। ये दिन फर्स्ट डे को भी हमने सेम एवरेज मान लिया एंड 5 डे की भी सेम एवरेज कर ली। सो हम एक्सपोनेंशियल में क्या करते हैं कि जो हमारे पास वाले, जो पास लास्ट के दिन जो होते हैं, जो पास के दिनों होते हैं, हम उसको वेटेज ज़्यादा देते हैं। अब आप कहेंगे एग्जांपल, तो देखिए एग्जांपल जो है इसका वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है जनरली। इसका एग्जांपल जो है, एग्जाम्पल लिखने की नीड नहीं होती, बट आप इसमें ये लिख सकते हैं कि ये मोर रिलायबल होता है एंड इसमें जो वेटेज होती है वो आपके पास के या फिर लास्ट के दिनों में ज़्यादा दी जाती है। जैसे कि अब आप निकाल रहे नवंबर का, तो नवंबर के जो एंड डेज रहे, नवंबर के निकाल रहे हो उसमें एंड डेज, बिकॉज आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि दिसंबर में प्राइजेस क्या होंगे, तो आप नवंबर के जो एंड डेज हैं आप उन्हें जो है वो ज़्यादा वेटेज देंगे। ऑलराइट, ये होगी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देन अब बात आती है कि इससे जो आपके सिग्नल हैं कैसे अराइज होंगे, बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल, है ना। तो ये कैसे अराइज होंगे, देखिए मैंने आपको पीछे लिखा हुआ बताया था। ये है आपके बाइंग सिग्नल्स, यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा आप, एंड ये है आपके सेलिंग सिग्नल्स। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। आप ये जो हमने 5 डेज़ की मूविंग एवरेज निकाल रहे थे, उसमें पहला कोई नंबर आया था, है ना, लास्ट में, फिर दूसरा, फिर देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ, इस तरीके से करके कोई नंबर आया था। तो देखिए इसको अब हम एक प्लॉट करेंगे एक ग्राफ पर। सो ये देखिए, एक तो आपका ऑलरेडी सिक्योरिटी का क्लोजिंग प्राइस है जो आपको पता है, आपके पास डाटा ऑलरेडी है नवंबर का। ठीक है, तो आपने उसको कर दिया ग्राफ पे प्लॉट। जब आपने उसको ग्राफ पे प्लॉट किया तो कुछ भी वो सिक्योरिटी का लाइन बना सकता है, तो इस तरीके से कुछ प्राइस लाइन यहाँ पे बन गई। ये है प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, प्राइस लाइन ऑफ सिक्योरिटी। उसके बाद यहाँ पे वही प्राइस टाइम आएगा। सो उसके बाद जो आपके ये नंबर्स आए थे, ये आपकी लाइन कहलाई जाएगी मूविंग एवरेज लाइन, या मूविंग एवरेज एनालिसिस लाइन, कुछ भी कह सकते हो, मूविंग एवरेज लाइन है आपकी। सो अब आप इसको, इस डाटा को भी प्लॉट करोगे। सो आपने प्लॉट किया, आपने इस डाटा को प्लॉट किया तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन गया। ठीक है, ये एक लाइन बन गई यहाँ पे। चलिए इसको थोड़ा डिज़ाइन में कर देते हैं, ये एक बार ऊपर एक बार नीचे, ये इस तरीके से मूविंग एवरेज की लाइन बन गई। सो अब इसमें क्या हो रहा है, एक बार ये वाली लाइन ऊपर है, एक बार मूविंग एवरेज के नीचे है,
या फिर दोनों कांस्टेंट है, या फिर देखिए आपकी रियल प्राइस लाइन ऊपर है एंड ये मूविंग एवरेज की लाइन जो है वो नीचे है। सो इससे बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल जो है वो कैसे जनरेट होंगे, अब आप देख सकते हैं, इसमें आप रीड करिए कि जब जो आपका प्राइस लाइन सिक्योरिटी का कम हो रहा हो, अभी आपने देखा था ना कि अगर प्राइस की लाइन जो है वो कम हो एंड द मूविंग एवरेज लाइन जस्ट इज़ राइजिंग, और जब आपकी मूविंग एवरेज लाइन जो है राइज हो रही हो, यानी कि सिक्योरिटी का जो प्राइस लाइन, सिक्योरिटी की प्राइस लाइन नीचे हो, मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर हो, तो ये जो सिग्नल होता है ये होता है बाइंग सिग्नल का। ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि किन किन सिचुएशन में आपको सिक्योरिटी को परचेज करना है एंड किन किन सिचुएशन में आपको सिक्योरिटी को सेल करना है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका फिनिश होता है मूविंग एवरेज एनालिसिस। ओके, सो आपसे पूछ लिया जाता है शॉर्ट मार्क्स में लिखाना। ठीक है, उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या था, सॉरी फॉर डैट, रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस। रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस में क्या होता है, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। सो ये जो होता है, देखिए आप इसमें, द बेसिक कंजम्पशन ऑफ दिस एनालिसिस दैट सम सिक्योरिटीज पोजेस ग्रेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ टू आउट परफॉर्म द मार्केट। ओके, बहुत ईजी है। ये कहते हैं, हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, कि कुछ सिक्योरिटी होती हैं वो दूसरे से बेटर परफॉर्म करती हैं। सेम एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये देखिए सेम एनवायरनमेंट है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी ए, बी और सी, 3 टाइप की सिक्योरिटीज़ हैं आपके पास। लेकिन क्या होता है कि बी सिक्योरिटी जो है ये बेटर परफॉर्म करती है इन कंपैरिजन टू ए एंड सी। वाई? क्योंकि इसकी क्या है, स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा है, इसलिए ये बेटर परफॉर्मेंस करती है। यानी कि मार्केट में जितने भी जो मूवमेंट हो रहे हैं ना, उस पर इसका इफेक्ट जो है कम पड़ता है। ये सिक्योरिटी दूसरे से बेटर परफॉर्म कर रही है, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और इनकी जो प्राइस देखिए, अगर ए का प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है एंड सी का प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है, मार्केट में क्या है, अच्छी मार्केट जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इस टाइम पे इनका भी प्राइस इंक्रीज़ होगा, बी सिक्योरिटी का फोर्स, लेकिन ये ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इसलिए ये कहते हैं कि मार्केट को ये आउट परफॉर्म कर रही है। सो इसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो आप ऐसे निकाल लीजिए, ये जो इंडिकेटर्स ये एक टाइप का, जैसे मूविंग एवरेज एनालिसिस कर रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ आप इंडेक्स पढ़ रहे हैं, तो रिलेट इन सब का यूज़ क्या है, ये फाइंड आउट करने के लिए दैट वेदर द सिक्योरिटी वी हैव टू परचेज और नॉट, दैट वी हैव टू नो, राइट। सो आप इस सिक्योरिटी को परचेज करें या ना करें, इसलिए आप इसका यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम, और अगर सेकंड चीज जो थी, प्राइस इंक्रीज करने के बाद अगर ए, बी और सी मार्केट जो प्राइस डाउन हो रहा है, ए का भी डाउन हो रहा है, सी का भी डाउन हो रहा है, सो बी का भी प्राइस डाउन तो होगा, लेकिन बी और मार्केट की अगर डाउन होते हैं तो लेकिन होगा, लेकिन बहुत कम इन दोनों की कंपैरिजन में, एंड स्टिल जो है मार्केट को ये आउट परफॉर्म कर रही है, इनकी मार्केट में अच्छे रिटर्न्स देगी। सो ये कहलाई जाती है, किसकी रीज़न से होता है, ये होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ की वजह से। तो अब आप अपने इसकी फाइंड आउट कर लीजिए कि क्या है अपनी, कौन आपकी सिक्योरिटी जो आप लेना चाहते हैं, या 2 to 3 सिक्योरिटी जो आप कंफ्यूज है कि किसे परचेज करें, सो आप परचेज कर लीजिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है उस पर अप्लाई करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो देखिए मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है कि सिक्योरिटी को आउट परफॉर्म करती है बुल अगर मार्केट है, तो इनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी प्राइस अच्छे से राइज होगा। अगर बियर मार्केट चल रही है, यानी कि मार्केट कम है, तो सबके प्राइस कम होंगे, लेकिन इनके भी होंगे, लेकिन काफ़ी कम होंगे। सो इसके लिए कुछ स्टेप्स जो फॉलो किए जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, अब आप कहेंगे कि कैसे निकालें हम रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस को। सो देखिए कैसे निकालेंगे, ये देखिए कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी की, सिक्योरिटीज़ की रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इंडस्ट्री की जनरली क्या रेट ऑफ, पहले आपने सिक्योरिटी की निकाली कि कोई सिक्योरिटी में कितना रिटर्न दे रही है, फिर आप निकालेंगे इससे इंडस्ट्री में कितना रिटर्न दे रही है, फिर आप निकालेंगे कि आपका सुपीरियर रेट ऑफ रिटर्न है वो आप कितना कमा पा रही हैं, नेक्स्ट मार्केट की रेट ऑफ रिटर्न क्या है, एंड फिफ्थ आप उस ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे अपने उस डाटा को, उस रेशियो को जो निकल के आएगा, देन आप देख लेंगे कि कौन सी सिक्योरिटी जो है वो बेटर है। ठीक है, सो ये जस्ट मैं आपको इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है बता रही हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस का, आप इसका प्रैक्टिकली अपने खुद कर सकते हैं, जैसे किसी भी सिक्योरिटी का डाटा उठा के आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे, जो कि टेक्निकल इंडिसेस में आते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर में इंक्लूड होते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस एंड द सेकेंड वन इज़ मूविंग एवरेज एनालिसिस। अब हम इसकी जो लास्ट बात है इसकी बात कर लेते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, इससे पहले इन्वेस्टमेंट का मीनिंग, इन्वेस्टमेंट के फिनेंशियल एवेन्यूज़ एंड और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है, कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस यानी कि इकोनॉमिक एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस एंड the third part of that economic analysis is also uploaded
इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस, ये तीनों जो है फंडामेंटल एनालिसिस के पार्ट है, तीनों पार्ट अपलोड है, आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अब हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, कि कुछ टेक्निकल एनालिसिस अच्छा क्यों है, क्या रीजंस रहे हैं इसके पीछे। तो सबसे पहला देखिए ट्रेंड एनालिसिस, कि क्या इसके आर्ग्यूमेंट्स से फेवर में एडवांटेजेस क्या है टेक्निकल एनालिसिस को करने की, कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, साइडवेज है, क्या मतलब ये चार्ट एनालिसिस है आपके पास, तो आप उसकी हेल्प से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी जो एडवांटेज है वो क्या है, एंट्री एग्जिट पॉइंट, कि आपको पता चल जाता है, प्रिडिक्ट जो है इन्वेस्टर्स जो है ना वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि राइट टाइम क्या है मार्केट में एंट्री करने का, या फिर राइट टाइम क्या है वहाँ से निकलने का। ओके, सो हम राइट टाइम एंट्री एंड एग्जिट का बता सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड अर्ली सिग्नल्स, इसमें हम क्या करते हैं, अर्ली सिग्नल प्रोवाइड हो जाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस है, अर्ली सिग्नल्स हमें देती है, मतलब कि मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट क्या डाउन जाने वाली है, तो इसके सिग्नल्स जो है वो मिलना स्टार्ट मार्केट देना स्टार्ट कर देती है। मतलब हम टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से देख सकते हैं कि क्या मार्केट हमें वो सिग्नल दे रही है या नहीं दे रही। सो इससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है क्विक एंड लेस एक्सपेंसिव। अच्छा, लेस एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि देखिए बहुत सारे आजकल सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जिसमें जो चार्ट है, इनकी जो चार्ट होते हैं जैसे कैंडल स्टिक चार्ट है, पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था, पार्ट 2 में चार्टिंग एनालिसिस के बारे में। सो इनके सॉफ्टवेयर्स हैं कि जो ऑलरेडी चार्ट उसमें बने बनाए आते हैं, आपको जस्ट उस सिक्योरिटी का डाटा आपको उसमें पुट करना होता है, उसका परफॉर्मा एंड उनकी कंक्लूजन्स भी आपको डाटा डालने के बाद ईजिली इंटरप्रेट कर सकते हैं आप उसमें से। तो इसलिए क्या है, क्विक है एंड लेस एक्सपेंसिव भी है। नेक्स्ट क्या है इसकी एडवांटेजेस, नेक्स्ट है कि प्रोवाइड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हेल्पफुल होती है, स्विंग ट्रेडिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हेल्पफुल है। सो दीज आर द ऑल द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, और वी कैन से इम्पॉर्टेंस एंड आपके एडवांटेजेस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी, तो क्या है वो देखिए, पढ़ते हैं। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट टेक्निकल एनालिसिस, सबसे पहला बाइज्ड ओपिनियन देती है। क्यों आपका बाइज्ड ओपिनियन देती है, बाइज्ड ओपिनियन में आप कह सकते हैं कि पर्सनल बाइजनेस होती है इन्वेस्टर की, वो इसमें रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि कुछ पर्सन्स हैं वो कहेंगे कि मार्केट में ना बुल आने वाला है, यानी कि मार्केट बहुत अच्छी जाने वाली है। सो वो किस लिए, क्योंकि वो उनका जो ओपिनियन है वो ऑप्टिमिस्टिक है। कुछ कहेंगे कि नहीं अब बियर हो जाएगी मार्केट, बिकॉज उनका जो ओपिनियन है वो पेसिमिस्टिक है। सो इन्वेस्टर की जो खुद की पर्सनल साइकोलॉजी होती है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं कुछ चीज़ें, कि मार्केट इन्वेस्टर जो है वो खुद कैसा प्रिडिक्ट कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, सो इसलिए बाइज्ड ओपिनियन देती है। दूसरा है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। देखिए वैसे तो आपके चार्ट के स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको मूविंग एवरेज का बताया, किसी और चार्ट का बताया कि इसमें कैंडलस्टिक चार्ट था, वो कब ग्रीन है कब वो है, बट फिर भी एक चार्ट है, उसको कोई इन्वेस्टर किस तरीके से देखता है, कोई इन्वेस्टर जो है वो उसको किसी तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है। तो सबकी जो इंटरप्रिटेशन है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, सो इसलिए कहा जाता है कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है टाइमिंग। टाइमिंग में क्या है कि ये आइडेंटिफाई को तो करता है ट्रेंड को, कि मार्केट में क्या ट्रेंड कर रहा है, लेकिन काफ़ी लेट ट्रेंड करता है। ठीक है, तो मतलब इतने तक तो इन्वेस्टर जो है इतना वेट नहीं कर सकते हैं वो किसी भी चीज़ को परचेज़ करने में या कुछ और करने में। ये सही बताती हैं चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस, बट काफ़ी लेट हो जाता है। नेक्स्ट है कि बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, ऑफ कोर्स ये डाटा पे बेस्ड है। सो अगर आपके पास डाटा ही रॉन्ग है, फॉल्स डाटा आ गया ना नेक्स्ट ही, कि अगर आपके पास डाटा ही आपने रॉन्ग लिया हुआ है तो रिजल्ट एक्यूरेट कहाँ से आएंगे। नेक्स्ट आता है एम्बिग्विटी। काफ़ी इसमें मतलब बहुत ज़्यादा अजम्पशंस ली गई हैं, इसे समझना भी काफ़ी टिपिकल है। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो इट वेरी डिफिकल्ट टू डू टेक्निकल एनालिसिस ऑफ एनी सिक्योरिटी, बिकॉज अगर आप कॉमर्स से भी हैं तो भी आपको, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से है, सो आपको वो भी आप समझना, उसमें भी आपको काफ़ी टाइम लगता है। सो काफ़ी एम्बिग्यूटी है इसमें, क्योंकि कितने सारे आपके पास चार्ट पैटर्न है, एंड उसमें से भी चार्ट पैटर्न्स हैं, इंडिकेटर्स हैं काफ़ी सारे, जैसे हमने अभी 2 डिस्कस किए, ऐसे काफ़ी सारे हैं, छोटे बहुत सारे। सो आप कितना टिपिकल हो जाता है, और वो भी हम किस इंडिकेटर का यूज़ करें, क्योंकि कुछ इंडिकेटर्स डिफरेंट बताते हैं आंसर, कुछ डिफरेंट बताते हैं। सो ये भी काफ़ी एक मतलब टेक्निकल एनालिसिस का ये भी डिसएडवांटेजेस है कि ये काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। सो ये था टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। आपका पार्ट 1
2 पार्ट 5 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। जाकर देख लेना। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं इस प्लेलिस्ट में, इसके अलावा कुछ अदर सब्जेक्ट भी हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो अगर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चाहे तो सब शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।